आपने एक कहावत सुनी होगी कि जाको राखी साइया मार सके ना कोई। और आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, ये घटना बिल्कुल स्टेज पर फिट बैठने वाली है। क्योंकि आज की जो घटना है, ऐसी घटना दुनिया में सिर्फ एक ही बार हुई है और शायद आगे कभी होगी भी नहीं। क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में हो ही नहीं सकती है जितनी हिम्मत उन दो भाइयों ने दिखाई थी। हालांकि उनका जो कदम था वो गलत था, गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की दाद पूरी दुनिया ने दी थी। और उनकी इसी हिम्मत की वजह से जो एक भाई जिंदा बचा था, उसे लंदन की नागरिकता भी वहाँ की सरकार ने दे दी थी। आज की जो कहानी है, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है भारत के पंजाब प्रांत की, जहाँ पर दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था प्रदीप, जो कि बड़ा था, और उसे छोटे वाले भाई का नाम था विजय। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी और परिवार में वो दो भाई ही थे। अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं थी। दोनों भाइयों की उम्र 25 साल से भी कम थी। और जो प्रदीप था, वो एक मैकेनिक का काम करता था और वहीं पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक बार जो उसका दोस्त था, उसको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उस पर आरोप था कि वो आतंकवादियों में मिला हुआ है या उन लोगों को अपने देश की जो सूचनाएं हैं वो देता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो पुलिस को लगता है कि जो उसका दोस्त प्रदीप है, शायद वो भी इन सब में शामिल हो, या फिर प्रदीप को इस बारे में कुछ जानकारी हो, क्योंकि प्रदीप और उस लड़के की बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रदीप से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन प्रदीप साफ इनकार कर देता है कि उसका इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। वो हर दूसरे दिन प्रदीप के घर जाते, उसको उठा लाते, फिर उससे पूछताछ करते, उसे छोड़ देते, कभी एक दिन कभी 2 दिन जेल में भी डाल देते। अब प्रदीप था इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर क्या करे, पुलिस वालों ने बेवजह तंग कर रखा है। और अब जो प्रदीप था, वो उसका भाई विजय, दोनों पंजाब को छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में काम धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन अब पुलिस वालों का जो शक था वो यकीन में बदलने लगता है कि जरूर इन लोगों ने कुछ किया है, तभी तो ये लोग पंजाब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। अब जो पुलिस वाले थे, दिल्ली भी उनके पास पहुंच जाते हैं और अब वहां पर भी ये सिलसिला जारी रहता है। अब ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब इनको लगा कि अब करें तो आखिर क्या करें। फिर इन्होंने कुछ जानने पहचान वालों से जानकारी प्राप्त की कि अगर कोई दूसरे देश में जाता है तो उसके लिए आखिर में क्या करना होता है। और उनके कुछ जान पहचान वाले दूसरे देशों में रहते भी थे। उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई और वो एक जो एजेंट होता है, जो दूसरे देशों में लोगों को भेजने का काम करते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। तो एजेंट उन्हें कहता है कि दूसरे देश में भेजने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो तुम्हारे पास क्या वो है। दोनों भाई इनकार कर देते हैं कि हमारे पास ना ही तो वीज़ा है, ना ही पासपोर्ट है। तो फिर एजेंट कहता है, तो फिर तुम दूसरे देश कैसे जाओगे, ये तो तुम्हें ज़रूर बनाना पड़ेगा। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो वीज़ा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो उन दोनों भाइयों ने उस एजेंट से कहा कि हमारे पास वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन कोई और रास्ता हो सकता है क्या। तो वो एजेंट उन्हें बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए और उन 50,000 रुपये के बदले में जो हवाई जहाज में यात्रियों का सामान जाता है, मैं उसी सामान के साथ तुम्हें भिजवा दूंगा और तुम वहाँ पर उसी सामान के साथ में उतर जाना। वहाँ पर कुछ लोगों से हमारी जान पहचान है, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों भाई बेचारे भोले ढाले कहाँ पर उन जैसे लोगों की चालाकियों को समझ पाते। वो एजेंट को कहीं ना कहीं से करके 50,000 रुपये दे देते हैं। और अब जो एजेंट था, वो उसे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बनाता रहता है और तारीख से तारीख देता रहता है। कभी कहता है 1 महीने बाद होगा, कभी कहता है 15 दिन बाद में होगा, और यूं ही वो 4-5 महीने निकाल देता है। और इन 4-5 महीनों में उन दोनों भाइयों को पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अब उन्हें लगता है कि ये एजेंट तो कुछ नहीं करेगा,
और ना ही हमारे पास पैसा है, तो अब कोई ना कोई रास्ता तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो वो एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तो वो लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहाँ आसपास हर एक चीज़ का निरीक्षण करते हैं कि कब कौन सी फ़्लाइट आती है, लंदन जाने वाली फ़्लाइट कब आती है, उसमें कहाँ से सामान रखा जाता है, कहाँ से क्या होता है, पूरा पता करते हैं। और फिर वो एक वक्त चुनते हैं। हालांकि ये घटना काफ़ी पुरानी है, तो इसमें जब वो वक्त जो चुना जाता है वो अक्टूबर का महीना था और उसमें एक फ़्लाइट थी जो कि लंदन जाने वाली थी और वो शाम का समय था। उस समय वो दोनों भाई जो फ़्लाइट लंदन जा रही थी उसमें छुपते छुपाते जो लैंडिंग गियर होता है, जबकि वो गियर जब भी खुलता है जब फ़्लाइट या तो लैंड करती है या फ़्लाइट उड़ती है। अब जो गियर था, जब भी फ़्लाइट उतरी हुई थी तो वो गियर खुला हुआ था और वो लोग उसी गियर में कुछ जगह होती है, उस जगह में वो दोनों भाई बैठ जाते हैं। हालांकि वो जो जगह थी वो बहुत कम थी, इतनी नहीं थी कि दो आदमी आराम से बैठ सके, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हवाई जहाज़ उड़ान भरती है, उड़ान भरते ही इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि उन लोगों को उसे सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों भाई एक दूसरे की आवाज़ को सुनना तो दूर की बात है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बस वो ये एक दूसरे को हाथ लगाकर ये देख रहे थे कि कहीं जिंदा तो है ना, ये इस आवाज़ को बर्दाश्त तो कर पा रहा है ना। और यूं ही करते करते घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं और जब 2-3 घंटे बीतते हैं तो एक भाई था वो बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर के बाद में दूसरा भाई भी बेहोश हो जाता है। अब जो 10 घंटे का ये सफ़र था, यानी कि दिल्ली से लंदन तक की दूरी 10 घंटे की थी और जो फ्लाइट ने उड़ान भरी थी वो उड़ान थी 40,000 फीट ऊंचाई की। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय उनकी क्या हालत हुई होगी। और उस समय जो वहाँ का तापमान था वो था -60 डिग्री। तो इस हालात में कहाँ कोई इंसान जिंदा बच पाता, लेकिन फिर भी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब फ्लाइट लंदन पहुँच जाती है तो लंदन पहुँचने के बाद में जैसे ही जो फ्लाइट का सामान था वो उतारा जाता है और जब वो लैंडिंग गियर उस समय फ्लाइट उतरती है तो खुलता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है कि जैसे इसमें कुछ फंसा हुआ है। और वो वहाँ पर जाकर जब देखता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ था। अब उस व्यक्ति को वहाँ से उठाया जाता है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और उसे कुछ घंटे के बाद में होश आ जाता है, यानी कि विजय अभी जिंदा था। और विजय को जैसे ही होश आता है तो विजय का सबसे पहला सवाल, प्रदीप जिंदा था और प्रदीप को जब होश आता है तो उसका एक ही सवाल था कि मेरा भाई विजय कहाँ है। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था? तो उसने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ मौजूद था, वो क्या उस फ्लाइट में नहीं निकला? तो सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं निकला। अब आसपास में सभी को सूचना दी जाती है कि ऐसे एक फ़्लाइट आई थी और उसमें एक व्यक्ति था जो शायद रास्ते में कहीं गिर गया है और उसे ढूंढने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। और जो प्रदीप था उसे वहाँ जैसे ही वो ठीक होता है तो वहाँ की पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने कानून तो तोड़ा ही था। अब 2-3 दिन के बाद में सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की लाश मिली है जो पूरी तरह से खराब सी हो चुकी है। और जब उसकी फ़ोटो प्रदीप को दिखाई जाती है तो वो पहचान लेता है कि ये उसी का भाई विजय है। अब यहाँ पर जो प्रदीप था उसको वहाँ की पुलिस पकड़ती है, जेल में डालती है और उस पर मुकदमा चलता है। हालांकि उसे 18 साल तक उसके ऊपर जो मुकदमा था वो चलता है। बीच में हालांकि उसे बेल मिल जाती है जिससे वो बाहर भी निकल जाता है और 18 साल के बाद में उसका फैसला आता है, जिसमें कि जो वहाँ की अदालत थी वो उसे बरी कर देती है और उसे फैसला सुनाया जाता है कि हालांकि इसने कानून तो तोड़ा है, जिसकी इसने कुछ समय जेल भी काटी है, लेकिन जो जज था वो यही फैसला सुनाता है कि आज तक मैंने इतनी हिम्मत किसी में नहीं देखी, इतना जुनून किसी में नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अपने जुनून की वजह से हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर इतनी दूरी का सफ़र तय कर सकता है, वो भी ये समझ के कि या तो वो बचेगा या फिर वो मर जाएगा। और इससे पहले जो
भारत में उसके बारे में ये भी पता किया जाता है कि कहीं सच में तो वो आतंकवादियों से मिला हुआ नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत होती है, उसका किसी से कोई भी संबंध नहीं था। तो वहाँ की कोर्ट ये भी कहती है कि भारत की जो अदालत थी जहाँ पर उसका केस चल रहा था, उन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। और अब उसे वहाँ की अदालत ये भी फैसला सुनाती है कि इसे लंदन की नागरिकता दे दी जाए। और अब जो विजय है वो वहीं के एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता है जहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और आज विजय की शादी भी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो वहीं पर एयरपोर्ट पर नौकरी करता है। और जब भी कोई व्यक्ति उसे मिलता है या जिसके बारे में उसे जानकारी होती है तो वो उसे एक ही सवाल पूछता है कि तुम बच कैसे गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हें आखिर में आई कहाँ से। तो जो विजय था वो एक ही जवाब देता है कि किसी भी काम को करने का जुनून होना चाहिए, फिर हिम्मत तो अपने आप ही आ जाती है। आज विजय की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। हालांकि उसने गलत तो किया था, लेकिन फिर भी उसका जुनून था कि आज अदालत ने भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। आज की जो घटना है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।